हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है आशीष और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक स्टोरीज। वो अमावस की रात थी। आसमान में चांद के ना होने की वजह से हर तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था और इसी घने अंधेरे में पूरा गांव कहीं गुम हो गया था। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन कुत्तों का रोना और रात कीड़ों की आवाज से रात की शांति भंग हो रही थी। ऐसी सर्द रात में एक काली परछाई गांव की सड़कों पर घूम रही थी। चलते चलते वो एक घर के पास आई और उसने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। उस घर में मौजूद सारे लोग गहरी नींद में सो रहे थे, इसीलिए किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। उसने फिर से एक बार दरवाजा खटखटाया। राजू जमाई लेते हुए अपने बिस्तर पर से उठा। उसने कमरे की बत्ती जलाई और घड़ी में देखा तो 2 बज रहे थे। इतनी रात गए कौन आया होगा, ऐसा वो सोच ही रहा था कि उतने में बाहर से किसी ने आवाज लगाई। आवाज थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी। राजू ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, राजू दरवाजा खोल, मैं हूं सागर। राजू हैरान होते हुए खुद से कहता है, सागर? ये इतनी रात गए यहाँ क्यों आया होगा? रुको आ रहा हूं। इतना कहकर राजू ने दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। राजू बाहर निकलकर इधर उधर देखता है, पर उसे वहां कोई भी नजर नहीं आता। राजू हैरान था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो खुद से कहता है, ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन अभी तो मैंने सागर की आवाज सुनी थी, कहीं मेरे साथ किसी ने मजाक तो नहीं किया? इतना कहकर राजू अपने घर जाने के लिए वापस मुड़ा तो उसे उसके घर की सीढ़ियों पर एक नीले रंग का फल दिखाई देता है। उसने पास जाकर उस फल को उठाया और ध्यान से देखने लगा। काफी अजीबोगरीब फल लग रहा था वो, जिसे कभी किसी ने नहीं देखा होगा। राजू उस फल को देखता ही रह गया और अगले ही पल वो चक्कर आकर नीचे गिर पड़ा। अगले दिन उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसकी तबीयत अचानक काफी ज्यादा बिगड़ गई थी। घर के सभी लोग चिंता में डूबे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कल तक एकदम घोड़े की तरह तंदुरुस्त राजू के साथ ये क्या हो गया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, लेकिन उन्हें भी उसकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। अंग्रेजी दवाइयाँ काम नहीं आई तो देसी इलाज और तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया गया, लेकिन राजू की हालत में कोई सुधार नहीं आया। इस घटना के चौथे दिन वो कोमा में चला गया और 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। राजू के मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। उसके परिवार समेत पूरे गांव पर शोक की लहर छा गई। इतना जवान और हट्टा कट्टा लड़का इतनी कम उम्र में चला गया, ये जानकर हर कोई हैरान था। पर यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अगली अमावस्या को इसी तरह से किसी और की बलि चढ़ने वाली थी। इस बात को अब 3 महीने बीत चुके थे और इन 3 महीनों में 3 लोग इसी तरह से मारे गए थे। गांव के लोग हैरान और परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। चलो मीरा, देर हो रही है, देखो कैब भी आ गई। शाम के पास बैग देते हुए मीरा कहती है, अरे बाबा आ रही हूँ। मीरा ने घर के दरवाजे पर ताला लगाया और दोनों कैब में बैठकर रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकल पड़े। थोड़ी देर में वो रेलवे स्टेशन पहुंच गए। उनके गांव की तरफ जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी। हॉर्न देते हुए ट्रेन शुरू हो गई और उनके गांव जाने के सफर की शुरुआत हो गई। गांव पहुंचने के लिए उन्हें लगभग 7 से 8 घंटे लगने वाले थे। श्याम आज बहुत सालों बाद अपने गांव जा रहा था, इसीलिए वो काफी खुश था। उसे देखकर मीरा भी खुश थी। अपना गांव देखे उसे काफी साल बीत चुके थे।
इसीलिए गांव और अपने माँ और पिताजी से मिलने के लिए वो बेसब्र हो रहा था। उसकी इस खुशी को देखकर वहीं पर बैठा हुआ एक सहप्रवासी आदमी कहता है, लगता है कि आप काफी सालों के बाद अपने गांव जा रहे हैं। श्याम कहता है, जी आपने सही कहा। दरअसल हम दोनों भी डॉक्टर हैं और हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए खुद के लिए ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते। लेकिन आज काफ़ी सालों बाद हम समय निकाल कर अपने गांव जा रहे हैं। वहाँ पर बैठी उस आदमी की पत्नी पूछती है, आप कौन से गांव जा रहे हैं? मीरा बताती है, जी हम बीजापुर जा रहे हैं। गांव का नाम सुनकर वो आदमी और औरत थोड़े घबरा जाते हैं। उनके चेहरे पर उभरे उन गंभीर भाव को देखकर श्याम कहता है, क्या हुआ? आप कुछ गंभीर लग रहे हैं। वो आदमी कहता है, आप लोग इतने सालों बाद गांव जा रहे हैं, इसीलिए आपको शायद नहीं पता। श्याम सवालिया निगाहों से पूछता है, क्या नहीं पता? आप थोड़ा खुलकर बताएंगे? वो आदमी बताता है, कहते हैं कि उस गांव में हर अमावस की रात को दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और बाहर से एक आवाज़ आती है जो आपके रिश्तेदार या फिर दोस्तों की आवाज़ में आपको पुकारती या मदद मांगती है। अगर घर के किसी भी सदस्य ने उस आवाज़ का जवाब देकर दरवाज़ा खोला तो वो बच नहीं पाता और 7 दिनों के अंदर उसकी मौत हो जाती है। ये सुनकर मीरा पूछती है, ये सब बातें आपको कैसे पता चली? वो आदमी बताता है, ये बात आसपास के सभी गांव को पता है। आप भले लोग लगते हैं, इसीलिए मेरी आपको सलाह है कि आप रात में किसी के लिए भी दरवाज़ा मत खोलना। शाम को ये बातें बचकानी लगती है। वो मुंह बनाते हुए कहता है, आप लोग तो पढ़े लिखे लगते हैं, फिर भी ऐसी बकवास बातों पर यकीन रखते हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। वो आदमी उसे अपना मुद्दा समझाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि आप एक डॉक्टर हैं और आप ऐसी बातों को नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका पेशा आपको इन सब बातों को मानने की इजाज़त नहीं देता। पर विज्ञान के परे भी कुछ है जो इंसान की सोच से भी आगे है। मैंने बस आपको सावधान किया, बाकी गांव में आपके घर वाले ही आपको इसके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। उनकी बातें सुनकर श्याम और मीरा गहरी सोच में पड़ गए। कुछ घंटों बाद उनका गांव आ गया। ट्रेन से उतरकर वो दोनों गांव में अपने घर की तरफ निकल पड़े। थोड़ी देर में वो अपने घर पहुंच गए। उन्हें देखकर श्याम के माँ बाप और उसके भैया भाभी विकास और दीपाली खुश हो गए। उन्होंने अपने माँ बाप के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बड़े भाई ने उसे अपने गले से लगा लिया। श्याम और मीरा काफ़ी सालों बाद अपने घर आए थे, इसीलिए माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। बड़ी बहू दीपाली कहती है, आप दोनों लंबे सफ़र से थक गए होंगे, आप गर्म पानी से नहा लीजिए, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। फ्रेश होकर फिर उन्होंने सबके साथ मिलकर भोजन किया और बाद में आराम से बातें करने बैठ गए। विकास पूछता है, और बताओ कैसा चल रहा है शहर में? श्याम कहता है, शहर में तो सब घड़ी के कांटों पर चलते हैं भैया। रोज़ सुबह उठना, दिन भर काम करना और शाम को वापस घर, किसी मशीन की तरह जिंदगी बन जाती है। वहाँ पर तो सबके घर के साथ दिल के दरवाजे भी बंद रहते हैं। किसी और के लिए किसी के पास 2 मिनट भी वक्त नहीं है। लेकिन गांव का माहौल इससे काफ़ी अलग है। यहाँ पर अपनापन महसूस होता है। अरे मैं भी बातों में भूल गया, हमने आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं। मीरा, वो गिफ्ट वाली बैग तो लाना ज़रा। विकास कहता है, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम दोनों यहाँ आए यही बहुत है हमारे लिए। मीरा कहती है, ज़रूरत कैसे नहीं है भैया, ये सिर्फ गिफ्ट्स नहीं बल्कि हमारी सद्भावनाएं हैं। फिर शाम ने सबको उनके गिफ्ट्स दिए। थोड़ी देर बाद शाम कुछ याद करते हुए पूछता है, अरे हाँ भैया, यहाँ आते वक्त ट्रेन में हमें किसी ने बताया कि गांव में कुछ गड़बड़ चल रही है। किसी अनजान बला से डरकर लोग रात को अपने घर के बाहर नहीं निकलते। ये माजरा क्या है? विकास कुछ गंभीर होते हुए कहता है,
हाँ, ये सब सच है। कुछ महीनों से हर अमावस की रात को कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजे के बाहर से अपने जान पहचान के लोगों की आवाज में कोई पुकारता है और यहीं पर इंसान धोखा खा जाता है। उसे लगता है कि किसी अपने को मदद की जरूरत है, इसीलिए वो दरवाजा खोलता है और यहीं पर उसके साथ धोखा हो जाता है। दरवाजे के बाहर एक नीले रंग का फल रखा होता है और जैसे जैसे वो फल सड़ने लगता है वैसे वैसे वो इंसान भी 7 दिन के अंदर तड़प कर मारा जाता है। ये सुनकर मीरा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पूछती है, ये सब तो काफी अजीब है भैया, कौन है इन सब बातों के पीछे? विकास कहता है, ये तो पता नहीं, लेकिन हर अमावस की रात को गांव के किसी ना किसी के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और जिसका काल आ गया है वो इंसान आसानी से उसके जाल में फंस जाता है। अभी तक इस आफत का कोई ठोस उपाय नहीं मिल पाया, इसीलिए सुरक्षा के तौर पर रात में और खासकर अमावस की रात तो कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता। श्याम मुंह बनाते हुए कहता है, आप भी ऐसी अंधविश्वासी बातों पर यकीन करते हैं? मुझे तो इन सब बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं। विकास उसे समझाते हुए कहता है, पहले मैं भी नहीं मानता था, लेकिन सच मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस गांव के 4 लोग इसी तरह से अपनी जान गंवा चुके हैं। श्याम अंदाजा लगाते हुए कहता है, उनकी मौत का कारण कुछ और भी तो हो सकता है। उस पर श्याम के पिता पूछते हैं, इन मौतों की और क्या वजह हो सकती है? अपने बात रखते हुए श्याम कहता है, कई वजह हो सकती है पिताजी। ऐसी बातों का अगर लोगों के दिल में डर बैठ जाए तो इससे उनकी तबीयत पर असर हो सकता है। डर, खौफ और चिंता से दिल पर भारी तनाव बढ़ता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने का ज्यादा खतरा हो सकता है। इससे जान भी जा सकती है। विकास कहता है, लेकिन विकास को बीच में ही टोकते हुए माँ कहती है, बस बहुत हुई ये बेकार की बहस, रात हो रही है, आप लोग थक गए होंगे, कल सुबह बात करेंगे। अगली सुबह चाय नाश्ता करके विकास और पिताजी जब खेत की तरफ जा रहे थे तभी रुको भैया मैं भी आता हूँ ये कहकर विकास भी उनके साथ चला जाता है। रास्ते में उसे उसके पुराने दोस्त मिले, जिन्हें देखकर शाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने ढेर सारी बातें की। शाम खेत की तरफ जाता तभी उसके दोस्त ने कहा, सुन, कल भाभी को लेकर चाय नाश्ते के लिए मेरे घर पर आना, भूलना मत। जरूर आऊंगा। इतना कहकर शाम खेत की तरफ निकल पड़ा। गांव की ताज़ी हवा, हरे भरे खेत खलिहान और साफ नदी देखकर उसे अच्छा लगा। शाम कहता है, मीरा को भी यहाँ होना चाहिए था, वो भी गांव की सुंदरता को देखती। विकास कहता है, कोई बात नहीं, उसे कल जरूर लेकर आना, उसे भी अच्छा लगेगा। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके गांव का एक आदमी वहां भागते हुए उन्हीं की तरफ आता है। उसे देखकर विकास पूछता है, अरे सदाशिव, क्या हुआ? इतनी हड़बड़ी में कहाँ से आ रहे हो? सब ठीक तो है ना? सदाशिव हाँफते हुए कहता है, नहीं दादा, अपने गांव के मास्टर जी श्रीकांत सर के बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई है और हमारे गांव के डॉक्टर अभी दूसरे गांव गए हैं। अपने श्याम भैया डॉक्टर है, इसीलिए मैं उन्हें बुलाने आया था। सदाशिव की बात सुनकर विकास कहता है, चलो मैं आता हूं तुम्हारे साथ। इतना कहते हुए श्याम सदाशिव के साथ श्रीकांत सर के घर आया। श्याम ने उसके बेटे का इलाज किया। श्याम कहता है, ये कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, अगर इससे आराम नहीं हुआ तो मुझे बुला लीजिएगा। श्रीकांत आभार व्यक्त करते हुए कहता है, शुक्रिया डॉक्टर श्याम, आपने वक्त पर मेरे बेटे का इलाज किया, नहीं तो इसका बुखार काफ़ी बढ़ जाता। आपकी फीस कितनी हुई? श्याम मुस्कुराकर उसके बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, जी उसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस आप इसका ख्याल रखिए। इतना बोलकर श्याम वहाँ से चला जाता है। अगले दिन श्याम मीरा को लेकर अपने दोस्त के घर जाने के लिए निकल रहा था, तभी माँ उन्हें आवाज़ लगाते हुए कहती है, सुनो बच्चों, आज अमावस है, दिन ढलने से पहले घर लौट आना। अपने दोस्तों से मिलकर वो शाम को घर लौट आए। अब रात हो रही थी
वो लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। आज अमावस की रात होने की वजह से विकास ने सारे खिड़कियां और दरवाजे खुद ध्यान से बंद कर दिए। घर की सारी बत्तियां बुझाकर वो लोग सो गए। अंदर के कमरे में माँ दीपाली और मीरा सो रही थी और बाहर विकास, श्याम और पिताजी सो रहे थे। रात के करीब 2 बज रहे थे। उस शैतानी शक्ति के आने का वक्त हो गया। वो गांव में हर दरवाजे पर दस्तक देते हुए अपने शिकार की तलाश में घूमती है, पर गांव के लोग इस बात से सतर्क हो गए थे। चलते चलते अब वो परछाई श्याम के घर पहुंच गई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, जिससे श्याम की नींद खुल गई। बाहर से आवाज आई, डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब, मैं श्रीकांत। मेरे बेटे की तबीयत अचानक कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। आप प्लीज मेरे साथ जल्दी चलिए। ये सुनकर श्याम दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। वो दरवाजा खोलता इससे पहले विकास ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ श्याम, ये क्या कर रहे हो तुम? ये श्रीकांत मास्टर नहीं है, बल्कि वही छलावा है जो तुम्हें झांसा दे रहा है। तभी बाहर से फिर से आवाज आई, डॉक्टर साहब, मैं जानता हूँ कि आप डर के मारे दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, लेकिन मुझ पर यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। आप प्लीज मेरे साथ जल्दी चलिए, कहीं देर ना हो जाए। बाहर से आती ये विनती भरी आवाज सुनकर श्याम कहता है, भैया आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, और अगर आधी रात भी किसी को मेरी जरूरत है तो मैं पीछे नहीं हट सकता। श्रीकांत जी आप रुकिए, मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर उसने बाहर से आ रही आवाज का जवाब दिया। तभी अंदर से माँ दीपाली और मीरा बाहर आते हैं। रुको बेटा, दरवाजा मत खोलना। ऐसा उसके पिताजी बोल ही रहे थे कि तभी श्याम ने दरवाजा खोल दिया और देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। दरवाजे की चौखट पर वही नीले रंग का फल रखा हुआ था। श्याम ने उसे उठाया और अगले ही पल उसे चक्कर आकर वो नीचे गिर पड़ा। अगले दिन श्याम ने बिस्तर पकड़ लिया। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मीरा ने उसे चेक करते हुए दवाइयां भी दी, लेकिन अब उस पर दवाइयों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। घर के सभी लोग चिंता में थे। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। 2 दिन बीत गए, लेकिन उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आया था। अपने पति की दिन पर दिन खराब होती हालत देख मीरा की भी भूख प्यास मर चुकी थी। वो काफी कमजोर हो गया था और चौथे दिन शाम कोमा में चला गया। इस बात का पता चलते ही गांव के कुछ मुख्य लोग शाम को देखने उनके घर आए। सभी लोग अपनी सांत्वनाएं जता रहे थे। उसके माता पिता का तो काफी बुरा हाल था। उन्हें अपने बेटे का अंत नजर आ रहा था। अब शाम के पास गिनकर सिर्फ 3 दिन बचे थे। शाम का अंत नजदीक था।